Good morning class. Today I am going to present the topic of the antepartum hemorrhage. What is antepartum hemorrhage? Antepartum hemorrhage is the defined bleeding from the genital tract after the 28 weeks of pregnancy and before the delivery. Antepartum hemorrhage का मतलब है कि डिलीवरी के 28 वीक्स के बाद से लेकर बिफोर डिलीवरी के पहले पीरियड को हम लोग एंटीपार्टम हैमरेज कहते हैं. व्हाट आर द कॉज ऑफ द एंटीपार्टम हैमरेज? सो फर्स्ट इज द प्लासेंटल ब्लीडिंग, दैट इज द 70%. प्लासेंटल ब्लीडिंग में क्या क्या आएगा? पहला है प्लासेंटा प्रीविया, देन द एब्रेप्शो प्लासेंटा. सेकेंड इज द अनएक्सप्लेन्ड और इंटरमीडिएट प्लासेंटल ब्लीडिंग ड्यू टू लोकल सर्वाइको वजाइनल ब्लीडिंग, दैट इज द 25% चांसेस होते हैं इसके कारण से ब्लीडिंग होने का. तीसरा है एक्स्ट्रा प्लासेंटल कॉज, जिसमें सर्वाइकल पॉलिप आएगा, कार्सिनोमा सर्विक्स है, वेरिकोज वेन है, लोकल ट्रॉमा है. तो ये तीन तरह के होते हैं जिसके कारण से एंटीपार्टम हैमरेज हो सकता है. पहला है प्लासेंटल ब्लीडिंग, जिसमें प्लासेंटा प्रीविया और एब्रेप्टोप्लासेंटा है. दूसरा अनएक्सप्लेन्ड और इंटरमीडिएट प्लासेंटल ब्लीडिंग ड्यू टू द लोकल सर्वाइकल हैमरेज हो सकता है. और तीसरा है एक्स्ट्रा प्लासेंटल कॉज, जो कि 5% है, जिसमें सर्वाइकल पॉलिप, कार्सिनोमा सर्विक्स, वेरिकोज वेन एंड द लोकल ट्रॉमा है. So first we will see the placenta previa. What is placenta previa? When the placenta is implanted partially or completely over the local uterine segment is called the placenta previa. जब placenta जो है lower pole of the uterus में situated हो जाता है above the cervical, उसे placenta previa कहते हैं. What are the cause of the placenta previa? The exactly cause is not known, but we will see the some cause like a multipara. Multipara, that means the when the woman is having the more than 2 or 3 babies is called the multipara or multigravida. So at that condition the endometrium layer is the poor and the placenta will be not situated in the upper uterine layer and placenta will be situated in the lower uterine part, that the person is having the placenta previa. And in that time what happened, the ovum is situated in the lower side of the uterus. Second is the defective decidua. Defective decidua क्या होता है? Defective decidua, this cause spreading of the chorionic villi over a wide area in the uterine wall, encroaching of the lower segment. Defective decidua में ये होता है कि जब एंडोमेट्रियम लेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, चेंजेस आ जाता है, जिसके कारण से प्लासेंटा जो है उसमें सिचुएटेड नहीं होके वो लोअर पोल ऑफ द यूट्रस में सिचुएटेड हो जाता है. It may be due to the ovum entering in the uterus in late tropoplastic stage which cause embedding of the ovum in the lower segment. और इस कंडीशन में जो ओवम जो है वो कहाँ सिचुएटेड हो जाता है? लोअर यूट्राइन सेगमेंट में सिचुएटेड हो जाता है, जिसके कारण से प्लासेंटा प्रीविया होने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट है डिजीज और इन्फेक्शंस कंडीशन इन द इंडोमेट्रियम लेयर. अगर इंडोमेट्रियम लेयर में किसी भी अदर टाइप का डिजीज या इन्फेक्शन प्रेजेंट है, उसके कारण से ओवम जो है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में सिचुएटेड होता है. तो ये सारे कॉज है जिसके कारण से प्लासेंटा प्रीविया होने के चांसेस होते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ द प्लासेंटा प्रीविया. प्लासेंटा प्रीविया मेनली 4 टाइप्स के होते हैं. टाइप 1 में जो प्लासेंटा प्रीविया होता है उसे मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं, क्योंकि ये लेटरल साइड ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट में प्लासेंटा सिचुएटेड हो जाता है. दूसरा है टाइप 2 जो होता है, ये प्लासेंटा जो है जस्ट इंटरनल ओस के जस्ट बिहाइंड में होता है, जिसे टाइप 2 प्लासेंटा प्रीविया कहा जाता है, और ये प्रॉपर पूरे सर्वाइकल ओस को क्लोज नहीं करता है. टाइप 3 प्लासेंटा प्रीविया. टाइप 3 में प्लासेंटा जो है इंटरनल ओस को कवर करता है, जो कि पार्शियली और इनकम्प्लीट फॉर्म में कवर करता है लोअर यूट्राइन इंटरनल ओस को. एंड टाइप 4 में प्लासेंटा प्रीविया जो होता है, जो कम्प्लीटली प्लासेंटा जो है सर्वाइकल ओस को कवर कर देता है, और डायलिटेशन जब होना रहता है तो उसमें ये प्रॉब्लम आता है. अगर हम इस डायग्राम अगर एक देखें तो प्लासेंटा प्रीविया की ये जो डायग्राम अगर हम देखते हैं तो इसमें आप ये समझ में आएगा कि ये जो पहला देख रहे हैं ये पोजीशन, ये टाइप 1 है.
टाइप 1 प्लासेंटा प्रीविया का मतलब होता है कि ये जो प्लासेंटा है ये लेटरल साइड में है, प्लासेंटा सिचुएटेड है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। सेकेंड जो है जस्ट बिहाइंड द सर्वाइकल ओज है, जिसे सेकेंड डिग्री प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं। थर्ड डिग्री में इंटरनल ओज के जस्ट अबव में है, और फोर्थ में बिल्कुल ये सर्वाइकल ओज के पूरे पार्ट को ये कवर कर दिया है। तो 4 टाइप्स के प्लासेंटा प्रीविया हम लोग देखते हैं, डिग्री 1, 2, 3 एंड 4। Now the sign and symptom of the placenta previa. So painless vaginal bleeding in the third trimester of pregnancy. Third trimester of pregnancy में painless vaginal bleeding हम लोग देखते हैं। The bleeding usually bright red in color, amount vary with the proportion of the separation of the placenta. Next is the bleeding may be scant at first, then become profuse as more and more of the placental separation. There is no way that the bleeding from the placenta can be arrested other than the delivery of the fetus completely or removal of the placenta. तो जो साइन एंड सिम्टम होगा, सबसे पहला होगा कि प्रोफ्यूज वजाइनल ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं इसमें, और अगर ब्लीडिंग है तो कभी कभी स्टार्टिंग में थोड़ा ब्लीडिंग होगा और उसके बाद सीवियर ब्लीडिंग हो सकता है। और अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत सीवियर ब्लीडिंग है तो एट दैट कंडीशन क्या करना है, उसमें फीटस को हमें डिलीवर कराना ही पड़ता है। तो और इसमें पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होता है। नेक्स्ट डायग्नोसिस क्या क्या हम लोग करेंगे। Clinically diagnosis by the ultrasonic examination in which the placenta is localized in relation to the cervix. हम लोग अल्ट्रासोनिक एग्जामिनेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्लासेंटा कहाँ सिचुएटेड है। नेक्स्ट हम मिडवाइफ को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड करते हैं कि वजाइनल एग्जामिनेशन उन्हें नहीं करना है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं और उससे ये फाइंड आउट करते हैं कि प्रेजेंटेशन क्या है, टर्म क्या है। तो जब टर्म जब होता है तब हम लोग उस समय एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि यूट्रस का स्टेटस क्या है, हम उसे देख सकते हैं। नाउ द प्लासेंटा प्रीविया में ये 3 तरह से हम लोग डायग्नोसिस करता है। पहले क्लिनिकली यूएसजी के द्वारा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मिडवाइफ को अलाउ नहीं करना है पीवी एग्जामिनेशन के लिए। अगर सर्विक्स के पास प्लासेंटा दिख रहा है वी विल नॉट अलाउ फॉर द पीवी एग्जामिनेशन। और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं अगर एट टर्म है प्रेगनेंसी, तब उस समय हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप पेशेंट का एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के द्वारा से चेक कर सकते हैं लोअर यूट्राइन सेगमेंट में है या जो भी है वो यूट्रस के माध्यम से हमें पता चलता है। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट हम क्या करेंगे। मैनेजमेंट है इफ़ द जेस्टेशनल इज अर्ली द वुमेन इज यूजुअली हॉस्पिटलाइज टू ट्राई एंड अवॉइड प्रीटर्म लेबर और हैमरेज। पेशेंट अगर जेस्टेशनल एज अगर जल्दी आ गया है तो उस समय हम पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करते हैं और पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करके उन्हें हैमरेज और प्रीटर्म लेबर से अवॉइड करना है, उसे बचाना है। मोबिलाइजेशन को स्टॉप करते हैं और स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट प्रोवाइड करते हैं। एक्टिविटी जो है उसको अवॉइड करना है, ग्रेजुअली उसे धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं एट द टर्म ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द लेबर। हैमरेज एंड हेमाटोक्रेटिक वैल्यूज को मॉनिटर करना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आयरन थेरेपी, अगर पेशेंट एनीमिक है तो हमें प्रोवाइड करना है। फिटस के लंग्स मैच्योरिटी को चेक करते रहना चाहिए एवरी इंटरवल्स में। इफ़ द एमरजेंसी सिचुएशन विल बी कम, अगर एमरजेंसी सिचुएशन आ गया है तो उस पॉइंट में हम पेशेंट को अगर बिफोर 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन हो गया है तो उस समय हम देख सकते हैं कि पेशेंट को डिलीवरी कराने का कोशिश कर सकते हैं। किस कंडीशन में, अगर 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन हो गया है और लंग्स मैच्योरिटी दोनों अगर ठीक है फीटस का, तब फिर हम उस कंडीशन में पेशेंट को डिलीवरी के लिए एडवाइस कर सकते हैं। वजाइनल डिलीवरी इज कंसीडर इन फर्स्ट डिग्री ऑफ प्लासेंटा प्रीविया। वजाइनल डिलीवरी हम ओनली कब कंसीडर करेंगे, फर्स्ट डिग्री ऑफ प्लासेंटा प्रीविया में ही हम लोग कंसीडर करते हैं और सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ डिग्री में LSCS करना चाहिए। नाउ व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्लासेंटा प्रीविया। पहला, मैटरनल शॉक ड्यू टू द हैमरेज एंड हाइपोवॉलेमिक कंडीशन, एयर एम्बोलिज्म व्हेन द साइनस आर सीन
when the placental bed have been broken, अगर placental bed broken हो गया है तो एयर एम्बोलिज्म की चांसेस है, पीपीएच होने की संभावना है, फिर पेरियल सेप्सिस हो सकता है, फिटल मैटरनल हैमरेज एंड आरएच आईसीयू इम्यूनाइजेशन हो सकता है। इन विच कंडीशन, व्हेन द मदर इज हैविंग द नेगेटिव ब्लड ग्रुप एंड फीटस इज द पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, तो इस कंडीशन में आरएच इम्यूनाइजेशन होने के हम लोग देख सकते हैं। फिटल डेथ डिपेंड ऑन द जेस्टेशन एंड अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, ब्लड लॉस कितना हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है फिटल डेथ का कंडीशन। और अगर बहुत ज़्यादा हैमरेज नहीं है तो हम लोग उसे सर्वाइव भी कराना चाहिए। और मैटरनल डेथ इज़ वेरी रेयर आउटकम, मैटरनल डेथ जो है वो कम है। तो ये सारे जो थे वो प्लासेंटा प्रीविया का कंडीशन था। नेक्स्ट कंडीशन जो होता है वो है एब्रेप्टो प्लासेंटा। व्हाट इज़ द एब्रेप्टो प्लासेंटा? एब्रेप्टो प्लासेंटा इज़ द कंडीशन व्हेन द प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा after the 28 weeks of gestation or before the birth of the baby। एब्रेप्टो प्लासेंटा का मतलब होता है कि प्रीमेच्योर पहले ही प्लासेंटा जो है वो सेपरेट होने लगता है आफ्टर 28 वीक्स के समय और बिफोर द डिलीवरी के पीरियड में हम लोग देखते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द एब्रेप्टो प्लासेंटा? फर्स्ट इज द रिवील्ड, पहला रिवील्ड है, रिवील्ड प्लासेंटा सेपरेशन, द ब्लड escape फ्रॉम द प्लासेंटल साइड सेपरेट द मेम्ब्रेन फ्रॉम द यूट्राइन वॉल एंड ड्रेन थ्रू द वजाइना। रिवील्ड में होता है कि प्लासेंटल साइड से ब्लड का जो है वो ड्रेनेज होने लगता है, ब्लड जो है वो फ्लो होने लगता है और ये थ्रू वजाइना के थ्रू हम लोग देख सकते हैं, ड्रेन होना शुरू होता है। कंसील्ड में होता है द ब्लड कलेक्ट बिहाइंड द सेपरेट प्लासेंटा और बिटवीन द मेम्ब्रेन ऑफ द डेसिडुआ। इंटरनल हैमरेज होता है, कंसील्ड में अंदर ही अंदर जो है वो ब्लीडिंग होने लगता है, कहाँ पे? मेम्ब्रेन और डेसिडुआ के बीच में, और थ्रू वजाइना के थ्रू हम लोग इसमें ब्लीडिंग नहीं देखते हैं। और थर्ड कंडीशन जो होता है वो मिक्स कंडीशन होता है। इन दिस टाइम सम पोर्शन ऑफ द ब्लड कलेक्ट इनसाइड एंड ए पोर्शन इज एक्सपेल्ड आउटसाइड। इसमें कुछ ब्लड जो होता है अंदर कलेक्ट होता है और कुछ जो होता है वो बाहर आउटसाइड रिवील हो जाता है। तो ये तीन तरह के हम लोग एब्रेप्टो प्लासेंटा में जो है वो देख सकते हैं, रिवील्ड, मिक्स एंड कंसील्ड, तीन प्रकार के ब्लीडिंग देखते हैं। अगर आप लोग इस डायग्राम में देखेंगे तो इसमें ये पता चलता है कि किस किस कंडीशन में हो सकता है। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन जो है इसमें जो है ये जो ब्लीडिंग जो हो रहा है ये कंसील्ड ब्लीडिंग है, ये अंदर ही है, प्लासेंटा और मेम्ब्रेन के बीच में ही ब्लड कलेक्ट है। और सेकेंड जो है ये मिक्स टाइप का है, इसमें प्लासेंटा और मेम्ब्रेन के बीच में भी ब्लड दिख रहा है और थ्रू वजाइना के भी थ्रू थोड़ा ड्रेन हो रहा है, ये मिक्स टाइप है। और थर्ड इज द रिवील्ड टाइप है जिसमें ब्लड जो है वो पूरा ड्रेन हो रहा है थ्रू वजाइना के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। तो ये तीन टाइप के ब्लीडिंग देखते हैं, रिवील्ड, कंसील्ड एंड mixed type of bleeding. Now what are the cause when it will be occur? The exact cause is not known, but the spasm of the uterine vessel due to the flooding into the choriodecidual space, chorionic decidual space के भी जो स्पेस रहता है प्लासेंटा और मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस रहता है उसमें एक अलग ही तरह का एक स्पेजम होने लगता है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है जिसके कारण से अर्ली सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा होता है। सेकेंड, माल न्यूट्रिशन के कारण से भी अर्ली सेपरेशन होना शुरू हो जाता है। ड्यू टू द लैक ऑफ द न्यूट्रिशन के कारण से मैटरनल यूट्रस जो है वो कमज़ोर हो जाता है और उसके कारण से अर्ली सेपरेशन होने शुरू हो जाता है। प्लासेंटा का इलास्टिसिटी जो है मसल्स के वीकनेस के कारण से अर्ली सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा होता है। नेक्स्ट है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, ट्रैक्शन ऑफ शॉर्ट कॉर्ड। फीटस का शॉर्ट कॉर्ड होने की वजह से भी उसमें खिंचाव पड़ता है और जिसके कारण से अर्ली सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा होता है। मल्टीपैरा में या फिफ्थ प्रेगनेंसी और उससे ज़्यादा अगर बेबी डिलीवर्ड हो रहा है, 4 या 5 से ज़्यादा बेबी डिलीवर्ड हो गया है, उसके कारण से भी यूट्राइन मसल्स कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, जिसके कारण से जो एब्रेप्शन प्लासेंटा हो सकता है और प्लासेंटा अर्ली सेपरेशन होने की चांसेस
रहते हैं। मेजर कंजेनिटल माल फॉर्मेशन, अगर माल फॉर्मेशन दिख रहा है, डिफॉर्मिटीज़ है, तो उस कंडीशन में भी अर्ली सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा होता है। एब्रप्शन इन प्रीवियस प्रेगनेंसी के समय में अगर किसी भी प्रकार का लेसरेशन एब्रप्शन हो चुका है, उस कंडीशन में भी ये सेकेंड टाइप अराइज होने के चांसेस हो सकते हैं। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में भी हम लोग देखते हैं अर्ली सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा और एब्रेप्टो प्लासेंटा। तो ये सारे जो देखे, ये सारे कॉजेज है जिसके कारण से एब्रप्शन प्लासेंटा होता है। नेक्स्ट वी विल द ग्रेड ऑफ द प्लासेंटल एब्रप्शन। ग्रेड जो है फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड होता है। तो फर्स्ट ग्रेड में होता है माइल्ड सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा। इसमें होता है, इसमें क्या साइन मिलेगा, स्लाइट वेजाइनल ब्लीडिंग होता है और यूट्राइन इरिटेबिलिटी देख सकते हैं। मदर बीपी जो होता है वो अनअफेक्ट होते हैं, माँ के बीपी में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है। फाइब्रोजिन लेवल जो होता है ये इतना अफेक्ट नहीं होता है। फिटल हार्ट साउंड जो है वो नॉर्मल मिलेगा। फाइब्रोजिन का मतलब होता है ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है, जो कि फाइब्रिन के ब्रेक डाउन होने के बाद ये बनता है, जो कि एंजाइम और थ्रोम्बिन को क्लॉट फॉर्म में हेल्प करता है। इसके रेंज क्या है, नॉर्मल रेंज जो है वो 200 से 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और 2 to 4 ग्राम पर लीटर होता है। न्यू बॉर्न में 125 से 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ग्रेड 2 जो रहता है ये मॉडरेट सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा होता है। इसमें एक्सटर्नल ब्लीडिंग माइल्ड टू मॉडरेट होता है, यूट्रस इरिटेबल होता है, कैटेनिक कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, मदर बीपी जो है वो नॉर्मल है, फिटल हार्ट शो साइन ऑफ डिस्ट्रेस, एफएचएस जो है वो डिस्ट्रेस होना है, फिटल डिस्ट्रेस के कंडीशन आ जाते हैं। मैटरनल फाइब्रोजिन लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ग्रेड 3 जो प्लासेंटल सेपरेशन होता है उसमें ब्लीडिंग में भी सीवियर एंड कंसील्ड होता है। ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, सीवियर होता है और ये इंटरनल ब्लीडिंग होता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आर टाइटेनिक एंड पेनफुल। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और पेनफुल होता है। मैटरनल हाइपोटेंशन में भी प्रेजेंट, माँ का ब्लड प्रेशर में चेंजेस हम लोग देख सकते हैं। माँ का बीपी जो है वो सडनली कम हो जाता है ड्यू टू द हेमरेज और हाइपोवॉलेमिक कंडीशन के कारण से। फाइब्रोजिन लेवल इज ग्रेटली रिड्यूस विथ रिजल्टेंट कोगुलेशन प्रॉब्लम। फाइब्रोजिन लेवल जो होता है वो कम हो जाता है जिसके कारण से कोगुलेशन प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 जो है वो कि प्लासेंटल एब्रप्शन का कंडीशन को बताता है। नाउ द साइन एंड सिम्टम क्या होता है, स्मॉल टू मॉडरेट अमाउंट ऑफ ब्राइट और डार्क रेड वजाइनल ब्लीडिंग होता है। इसमें पहला जो साइन एंड सिम्टम होगा वो ब्राइट रेड और डार्क कलर का वजाइनल ब्लीडिंग दिखेगा। एक्यूट एब्डोमिनल पेन होगा और वजाइनल ब्लीडिंग दिखता है साथ में। टेंडरनेस ऑफ द यूट्राइन, हाई यूट्राइन टोनिसिटी दिखेगा, यूट्रस काफ़ी हार्ड लगता है यूट्रस और उसमें टोनिसिटी दिखता है। इंक्रीज द साइज द यूट्रस इफ द ब्लीडिंग इज कंसील्ड। अगर कंसील्ड ब्लीडिंग है तो यूट्रस का साइज भी बड़ा दिखेगा। फेलियर ऑफ द यूट्रस टू रिलैक्स बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन के समय में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो उसमें चेंजेस आ जाएगा, यूट्रस का फंक्शन जो है वो कम हो जाता है। फिटल हार्ट साउंड एब्सेंट रहेगा विथ कंसील्ड और मिक्स टाइप ब्लीडिंग में। अगर कंसील्ड और मिक्स टाइप ब्लीडिंग है तो फिटल हार्ट साउंड जो है वो एब्सेंट रहता है। यूरिन आउटपुट जो है वो डिमिनिश हो जाता है, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे, यूएसजी एग्जामिनेशन करना है ताकि हम लोग सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा को विजुलाइज कर सके और क्लॉटिंग फॉर्मेशन को देख सके, हेमाटोमा को देख सके। कोगुलेशन प्रोफाइल हमें कराना चाहिए। कोगुलेशन प्रोफाइल हमारे कराने से उसमें क्या क्या देखेंगे, क्लॉटिंग टाइम देखना है, ब्लीडिंग टाइम देखना है, फाइब्रोजिन लेवल देखना है, प्लेटलेट्स काउंट देखना है कि थ्रोम्बोसाइटोसिस है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, क्या है, और रीनल फंक्शन टेस्ट करते हैं। इसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन, प्रोटीन, ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट हम लोग चेक करना है। तो ये सारे जो है ये एग्जामिनेशन होने चाहिए, टेस्ट होने चाहिए ताकि एक्यूरेट डायग्नोसिस पता कर सके और पेशेंट का कंडीशन को हम लोग फाइंड आउट कर सकें। मैनेजमेंट क्या करेंगे, फ्लूइड एंड ब्लड रिप्लेसमेंट करना है क्योंकि पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में ना जाए।
एनेमिक ना हो, इसलिए फ्लूइड और ब्लड का रिप्लेसमेंट करना है। इफ़ द पॉसिबल देन वी विल प्रोवाइड फॉर द वजाइनल डिलीवरी के लिए हम लोग पॉसिबल अगर हो सकता है तो उसे इंक्रीज़ करना है। अगर पेशेंट कंडीशन ठीक है, स्टेबल है, सर्विक्स डायलिटेशन है, तब हम लोग इंड्यूस लेबर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये सारे कंडीशन नहीं लग रहे हैं और पेशेंट का कंडीशन वर्स हो रहा है तो उस कंडीशन में फिर हम लोग LACS कर सकते हैं। और पेशेंट का अगर इन कंडीशन इफ़ द सीवियर हैमरेज द हिस्टेक्टोमी विल बी ऑल्सो डन। अगर एक्यूरेट प्रेजेंटेशन सही है, पोजीशन ठीक है, पेशेंट स्टेबल है, देन वी विल गो फॉर द सीजर। इफ़ द पेशेंट इज़ डेड, अगर फिटस जो है अगर डेथ हो गया है और अगर इस कंडीशन में फिर हम लोग थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं। अगर पेशेंट स्टेबल है तब, अगर पेशेंट कभी कंडीशन वर्स हो रहा है तब उस कंडीशन में फिर हम लोग सीजर करके डेथ फिटस को भी रिमूव करना चाहिए। नाउ द कॉम्प्लिकेशन, इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है? सीवियर शॉक होगा, रीनल फेलियर हो सकता है, उसके कारण से हेमेचूरिया, ओलिगूरिया, एन्यूरिया, नेक्रोसिस ऑफ नेफ्रॉन हो सकता है, कोगुलेशन डिफेक्ट्स हो सकता है, पोस्टपार्टम हैमरेज हो सकता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हम लोग इसमें देखते हैं एब्रेप्टो प्लासेंटा में। नाउ द नर्सिंग केयर, नर्सिंग केयर में चेक द वाइटल साइन ऑफ द मैटरनल एंड फिटल ऑल्सो। हमें पेशेंट का वाइटल साइन, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, फिटल हार्ट साउंड में नोट करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। नेचर ऑफ ब्लीडिंग क्या है उसको असेस करना है, रिकॉर्ड करना है। कोगुलेशन और कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर हमें देखना है। कोगुलेशन फैक्टर चेक करना है, क्लॉटिंग फैक्टर सही है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्शन चेक करना है, कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न क्या है, लेबर अच्छे से इंक्रीज हो रहा है नहीं, कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, उसे भी ध्यान देना है, तब लेबर को हम लोग इंड्यूस कर सकते हैं। यूरिन आउटपुट चेक करना है, यूरिन का कलर ध्यान देना है और इसे रिकॉर्ड करना है। ग्रुप मैच और क्रॉस मैच करा के रखना चाहिए ताकि ब्लीडिंग और एनीमिक पेशेंट को हम लोग दे सके और पेशेंट को सर्वाइव करा सके। और अगर सीवियर पेन है तो एनाल्जेसिक देना है, IV लाइन मेंटेन करना है, सेंट्रल वेनस प्रेशर चेक करना है एवरी 2 आवरली में, फिजिकल कंफर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, पेशेंट को इमोशनली सपोर्ट करना है, उसे इमोशनली सपोर्ट प्रोवाइड करना है। फंडल हाइट ऑफ एब्डोमिनल गर्थ जो है वो चेक करते रहना चाहिए ताकि कंसील्ड ब्लीडिंग में हम देखें कि कितना फंडस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इफ़ द फिटस इज़ अलाइव, अगर फिटस जीवित है तो एवरी 2 आवरली फिटल हार्ट साउंड हमें देखना है। पेशेंट को हाइपोवोलेमिया शॉक से बचाना है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना चाहिए, पेशेंट के कंडीशन को स्टेबलाइज करना है। और अगर लग रहा है पेशेंट का कंडीशन वर्स है तो फिर हमें उस कंडीशन में CS करके हिस्टेक्टोमी करके पेशेंट को सर्वाइव करना है। और ये सारे कॉम्प्लिकेशन को जितने भी हम देख रहे हैं उसे क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और मिनिमाइज करना है और पेशेंट को इससे प्रिवेंट करना है। क्या कॉम्प्लिकेशन है, जैसे हाइपोटेंशन है, हाइपोवोलेमिया है, शॉक है, DIC है, ये सब कॉम्प्लिकेशन है जो कि प्लासेंटल एब्रप्शन में हम लोग देखते हैं। तो ये सारे चीज़ से हम लोग पेशेंट को एंटीपार्टम हैमरेज से बचाया जा सकता है, क्योंकि पेशेंट के मोस्टली जो डेथ कंडीशन होता है वो जो रहता है वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर के कारण से ही होता है ड्यू टू द प्रेगनेंसी पीरियड, प्रेगनेंसी टाइम। तो हमें इसे क्या करना है कि उसे ध्यान देना है, ऑब्जर्व करना है, प्रॉपर चेक, प्रॉपर रिकॉर्ड करना है और पेशेंट को सर्वाइव करना है। थैंक यू।